Hello everyone, welcome to my channel. Our today's chapter is Indigo by Louis Fisher. Firstly, about the author. लुइस फिशर ने 1918 से 1920 तक ब्रिटिश आर्मी में एज अ वॉलंटियर सर्व किया। ये एक जर्नलिस्ट भी थे। इन्होंने दी न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज़पेपर के लिए लिखा। इन्होंने एक बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ये चैप्टर उसी बुक का एक्सर्प्ट है, यानी कि छोटा सा पार्ट है, और कहा जाता है कि ये बुक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बेस्ट बुक कंसीडर की जाती है अब तक जितनी भी लिखी गई हैं महात्मा गांधी जी के ऊपर। नाउ बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। Indigo is about how Mahatma Gandhi struggled for the underprivileged peasants of Champaran. The peasants used to live a wretched life and were under an agreement to grow indigo. This chapter Indigo is about कि कैसे महात्मा गांधी ने चंपारण के underprivileged means having less money and fewer rights and opportunities etc. than the other peoples of society. तो underprivileged peasants जो थे चंपारण के, उनके लिए महात्मा गांधी ने कैसे स्ट्रगल किया, इस बारे में है स्टोरी। और वहाँ के जो किसान थे वो रेच्ड लाइफ मीन्स अनहैप्पी या मिजरेबल लाइफ जीते थे, और इंडिगो मीन्स नील उगाने के लिए एक एग्रीमेंट के अंडर थे। इस बारे में ये स्टोरी है। द मेन थीम कवर्ड बाय द ऑथर is that how an effective leadership can overcome any problem. The chapter tells us about the leadership shown by Mahatma Gandhi to secure justice for the oppressed people. इसकी मेन थीम ये है कि कैसे एक इफेक्टिव लीडरशिप के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। चैप्टर में बताया है कि कैसे महात्मा गांधी ने अपनी अच्छी लीडरशिप के थ्रू चंपारण के ऑप्रेस्ड पीजेंट्स को जस्टिस दिलाया। नाउ आवर चैप्टर। व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम in Sevagram in the central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. यहाँ से लुइस फिशर हमें स्टोरी बताना स्टार्ट कर रहे हैं। That 1942 के अंदर लुइस फिशर वो महात्मा गांधी के आश्रम में पहुंचते हैं बातचीत करने के लिए। आश्रम कहाँ पर है? सेवाग्राम में, सेंट्रल इंडिया में। तो वहाँ पे गांधी जी और फिशर जी बैठकर बात कर रहे होते हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि कब वो दिन था जब उन्होंने ठान लिया कि अब तो मैं इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगा कर ही रहूंगा। तो गांधी जी बताते हैं कि 1917 के अंदर ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था दैट ब्रिटिशर्स को मैं इंडिया से भगा दूंगा। मैं सबके साथ मिलकर मींस इंडिया को यूनाइट करके ब्रिटिशर्स को भगाऊंगा। तो 1917 में गांधी जी ने ये डिसाइड कर लिया था, ऐसा वो लुइस फिशर को बताते हैं। He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. During the proceeding, Gandhi ji recounted, a peasant came up to me looking like any other peasant in India, poor and emaciated, and said, I am Rajkumar Shukla. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of the place. It was in the foothills of the towering Himalayas near the kingdom of Nepal. अब ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ये डिसाइड कर लेते हैं, फर्मली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। तो क्या होता है, दिसंबर 1916 में गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन अटेंड करने जाते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डेलीगेट्स का मीनिंग होता है प्रतिनिधि, ऐसे लोग जो बड़े समझदार होते थे और इंग्लिश बोलते थे, और उस टाइम पे इंग्लिश बहुत ही कम लोग बोला करते थे। तो डेलीगेट्स आते हैं। कितने डेलीगेट्स आए थे? 2,301 डेलीगेट्स आए थे मीटिंग को अटेंड करने। तो वहीं पर गांधी जी से मिलने एक पुअर स्किनी फार्मर पीजेंट आता है। गांधी जी को कहता है कि मैं चंपारण से आया हूँ, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है। आई एम अ शेयर क्रॉपर। ये शेयर क्रॉपर कौन होता है? वो अपनी जमीन पे काम करते हैं और फसल उगाते हैं, और उसके कुछ हिस्सा, अपनी फसल का कुछ हिस्सा, कुछ परसेंट उनको शेयर करना पड़ता है, रेंट की तरह देना पड़ता है। तो वो पीजेंट कहता है कि मैं बहुत ही प्रॉब्लम में हूँ, चंपारण के लोग प्रॉब्लम में हैं, आप हमारी मदद करें। उस टाइम पे गांधी जी को ये भी नहीं पता होता है कि चंपारण कहाँ है।
तो चंपारण नेपाल के और जो हिमालयाज हैं उसके फुटहिल्स में है ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट। गांधी told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram. For weeks he never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. Impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. अब गांधी जी उस टाइम पे बहुत बिजी होते हैं, लाइक अभी उन्हें कानपुर जाना है और कई अदर जगह पे भी जाना था, तो वो पीजेंट राजकुमार शुक्ला हर जगह पे गांधी जी का पीछा करता है। कई वीक्स तक वो गांधी जी का पीछा करता है और लास्ट में जब गांधी जी अपने आश्रम आते हैं अहमदाबाद के पास, तब वो पीजेंट बेग करता है कि प्लीज कोई एक डेट दे दो मुझे। तो गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, मैं सो एंड सो डेट को कलकत्ता आऊंगा, तो तुम वहां पे आके मुझसे मिल लेना, मैं अपना काम पूरा करूंगा और फिर हम चलेंगे चंपारण। तो ऐसा ही होता है, वो बहुत वेट करता है उस दिन का और फाइनली उस दिन गांधी जी को लेने पहुंच जाता है कलकत्ता। अब वो दोनों निकल पड़ते हैं और वो पहले उनको गांधी जी को लेकर पहुंचता है पटना। पटना में वो गांधी जी को लेकर जाता है राजेंद्र प्रसाद के घर। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor human who pestered their master to help the indigo sharecroppers. So they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they looked to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drops from his bucket pollute the entire source. Now, who is राजेंद्र प्रसाद? वो एक बहुत फेमस लॉयर रह चुके थे एंड चूंकि राजकुमार शुक्ला राजेंद्र प्रसाद के घर बहुत बार आ जा चुके थे, बहुत बार शिकायत करने आते थे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने समझा कि इस बार वो एक और पुअर पीजेंट को अपने साथ लेकर आए हैं, यानी कि वो गांधी जी को पुअर पीजेंट समझ रहे थे एंड इसलिए सर्वेंट्स ने उनको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। इनफैक्ट उन्हें वेल से पानी तक नहीं लेने दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये लोअर कास्ट से हैं और अगर इन्होंने पानी निकाला तो ये पानी पॉल्यूट हो जाएगा। तो गांधी जी जब इस बिहेवियर को देखते हैं तो उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो जाती है कि अभी भी कितनी बैकवर्डनेस है हमारी कंट्री में। अब गांधी जी डिसाइड करते हैं कि वो आगे जाएंगे मुजफ्फरपुर, ताकि वो जाके बहुत सारे फैक्ट्स इकट्ठे कर सकें अबाउट दी सिचुएशन, जो कि अकेले राजकुमार शुक्ला नहीं कर सकते थे। तो ये जाते हैं मुजफ्फरपुर और वहां पे ये अपने फ्रेंड जेपी कृपलानी को फोन करते हैं ताकि ये उनके घर पर स्टे कर सकें। अब जैसे ही गांधी जी के वहां पर जाने की बात पता चलती है लोगों को, तो सब उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनके लिए गांधी जी एक मसीहे की तरह होते थे, उनके लिए गांधी जी वो इंसान थे जो उनको जस्टिस दिला सकते थे। तो जितने भी पुअर पीजेंट्स थे वो सब एक तो उनका वेलकम करने के लिए आए, दूसरा अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए आए। तो वो बताते हैं कि किस तरीके से लॉयर्स उन पीजेंट्स की हेल्प नहीं कर रहे हैं एंड उनसे बहुत हैवी फी चार्ज कर रहे हैं। गांधी chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the courts does little good. Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. तो अब यहाँ पे गांधी जी को काफी गुस्सा आता है, वो लॉयर्स को डांटते हैं, उन्हें समझाते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पहले ही ये पुअर पीजेंट्स इतने डरे हुए हैं, परेशान हैं और तुम इसका फायदा उठा रहे हो, ये गलत है। फिर गांधी जी को ये रियलाइज होता है कि इन वाली प्रॉब्लम्स को, इन केसेस के लिए हमें कभी लॉ कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। एंड क्योंकि इन पीजेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये अपने डर से बाहर निकलें। ये जो फियर ने इनको ग्रिप कर रखा है, इससे ये लोग बाहर निकलें। पहले लॉ कोर्ट्स में जाने का उनके लिए कोई भी फायदा नहीं है। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट was divided into large estate
owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. तो अब यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो सामने आती है कि चंपारण में जितना भी एयरेबल लैंड था, जितना भी फर्टाइल लैंड था, वो सारा का सारा डिवाइडेड था लार्ज एस्टेट्स में, और उन एस्टेट्स को ओन करते थे इंग्लिशमैन, और उन पर वर्क कौन करते थे? इंडियन टेनेंट्स। एंड अब क्या हुआ, एक पुराने एग्रीमेंट के हिसाब से और एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो इंडियन टेनेंट्स थे उस पे काम करते थे, उनको अपनी लैंड होल्डिंग्स की 15% पे इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। इंडिगो एक कमर्शियल क्रॉप थी, उनको ग्रो करनी ही होती थी, बिकॉज ऐसा ब्रिटिशर्स के साथ उनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था। अब वो उनको एज अ रेंट देनी पड़ती थी ब्रिटिशर्स को। अब क्या हुआ, जब जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो या फिर आर्टिफिशियल इंडिगो डेवलप हो गई, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स को इंडिगो की नीड नहीं रही। तो उन्होंने बोला कि अब हम तुम्हें इस लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से फ्री कर रहे हैं और इसके बदले में तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। तो पीजेंट्स काफी परेशान थे और अब उनकी परेशानी और बढ़ गई, क्योंकि वो रेंट देने की पोजीशन में नहीं थे। तो इसलिए पीजेंट्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। कितने ही पीजेंट्स से जबरदस्ती साइन कराए जा रहे थे इस नए वाले कॉन्ट्रैक्ट में, और कई लोग डर की वजह से मान गए और कई लोग इसके अगेंस्ट थे, और जो अगेंस्ट थे उनके साथ वायलेंस किया जा रहा था। ये प्रॉब्लम उस टाइम पे काफी ज्यादा सीरियस थी, और जब गांधी जी वहाँ इस टाइम पर पहुंचे तो उन्हें फील हुआ कि इन पुअर पीजेंट्स के साथ कितना गलत हो रहा है। तो गांधी जी डिसाइड करते हैं कि उनको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप ले सकेंगे। Next, Gandhi called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut. तो गांधी जी क्या करते हैं, तिरहुट डिवीजन के जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हैं उनको कॉल करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, बट वो जो कमिश्नर है वो गांधी जी को बुली करता है, उनसे ठीक से बात नहीं करता और उनसे ये भी बोलता है कि यहाँ से चले जाओ। तो गांधी जी वहां से जाते नहीं है, वो सोचते हैं कि मैं इसके हेडक्वार्टर जाऊंगा जो कि है मोतिहारी में, ताकि वहां से मुझे और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उनके साथ कुछ लॉयर्स भी जाते हैं और कुछ पीजेंट्स भी जाते हैं। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मालट्रीटेड इन अ नियर बाई विलेज। अब जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है कि नियर बाई ही एक विलेज में एक पीजेंट को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया गया है। अब गांधी जी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड वो निकल पड़ते हैं उस जगह की तरफ, उस पीजेंट से मिलने के लिए। तो रास्ते में उनको सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो। बट गांधी जी क्या करते हैं, एक स्लिप पे लिख के दे देते हैं कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें डिसोबे करूंगा। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. स्लिप देने के नेक्स्ट डे क्या होता है, उन्हें कोर्ट से एक समन आता है। समन इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने एक लॉ ब्रेक किया, उस मैसेंजर की बात नहीं मानी। अब सब परेशान हो जाते हैं। जब कोर्ट में जाने का दिन आता है तो इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है कोर्ट के बाहर गांधी जी के सपोर्ट में, क्योंकि गांधी जी उन लोगों के लिए फाइट कर रहे थे। एंड कोर्ट को भी समझ में आ जाता है कि अगर गांधी जी के खिलाफ कोई भी फैसला अभी सुनाया तो भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कोर्ट भी कोई भी फैसला नहीं सुना पाता, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उसके बाद वो भीड़ के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। ही रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी ही वॉज इन्वॉल्व्ड। He told the court in a conflict of duties on the one hand not to set a bad example as a lawbreaker. But गांधी जी कहते हैं मेरी गलती थी, मैंने ऑर्डर नहीं माना, इसलिए आप मुझे पनिशमेंट दें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं लॉ ब्रेकर का एग्जाम्पल सेट करूं। लेकिन उनको कुछ टाइम तक कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलता। अब उनको थोड़ा टाइम मिल जाता है तो गांधी जी अपने फ्रेंड्स को, लॉयर्स को कॉल करते हैं और पूछते हैं कि अगर मैं जेल चला जाता हूं तो क्या तुम इन पुअर पीजेंट्स के लिए लड़ोगे। तो उस टाइम पे लॉयर्स सोचते हैं कि गांधी जी, जिन्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता था, जो बाहर से पढ़ के आए हैं यहाँ पे,
दूसरों की प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने लगे थे। अगर वो इन सब के लिए जेल जा सकते हैं तो अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए एंड वो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन जून गांधी वॉज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। Before he went, he met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return. तो कुछ टाइम बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन रिसीप्ट आती है। उसमें होता है कि गांधी जी ने लॉ ब्रेक किया था एंड ये उनका एक तरीके से फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। अब थोड़े टाइम बाद एक ऑफिशियल इंक्वायरी बैठती है। गांधी जी ब्रिटिशर्स से बात करते हैं एंड उस टाइम पे वो इस डिसीजन पे आ जाते हैं कि चलो ठीक है, हम कुछ रिफंड्स प्रोवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे वो गांधी जी से पूछते हैं, कौन? ब्रिटिशर्स इस डिसीजन पे आ जाते हैं कि वो कुछ रिफंड्स प्रोवाइड करा देंगे। यहाँ पे फिर वो गांधी जी से पूछते हैं कि आप क्या चाहते हो कि कितना रिफंड हम रिटर्न करें इन पुअर पीजेंट्स को। गांधी जी बोलते हैं 50%, बट वो एग्री नहीं करते एंड फाइनली वो एग्री करते हैं 25% अमाउंट पर। बट फिर भी गांधी जी सेटिस्फाइड थे। क्यों? क्योंकि इससे ब्रिटिशर्स ने अपनी प्रेस्टीज सामने रख दी थी, या एक तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो नेगोशिएशन की स्टेज पर आ चुके थे। इसलिए गांधी जी इसको एक तरह से विक्ट्री की तरह समझ रहे थे, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट मैटर नहीं कर रहा था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स की प्रेस्टीज सामने थी। तो गांधी जी का कहना था कि ये एक तरह से हमारी विक्ट्री है। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। अब थोड़े टाइम बाद जब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी एंड गांधी जी वहीं पे थे, तो उन्होंने इस चीज को नोटिस किया कि यहाँ पे कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस एग्जिस्ट करती है। तो उन्होंने अपने कुछ डिसाइपल्स को कॉल किया जो यहाँ पे आके इन सारी चीजों को बदलें। यानी कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की, जैसे कि 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स ओपन किए। देन उन्होंने यहाँ के लोगों को बताया कि क्लीनलीनेस कितनी इम्पोर्टेंट है, सैनिटेशन कितना प्रॉपर होना चाहिए। इनफैक्ट उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी वो भी वहां आई और उन्होंने भी हेल्प की एंड सबने मिलकर चंपारण का फेस चेंज कर दिया। जो वो सोशली एंड कल्चरली बैकवर्ड था अब वो चेंज होने लगा। मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाने लगी, कैस्टर ऑयल, ऑइंटमेंट वगैरह भी प्रोवाइड कराए जाने लगे। चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ एंड ये जो चंपारण एपिसोड था, ये जो चंपारण वाला पार्ट था उनकी लाइफ का, ये एक टर्निंग पॉइंट था। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहाँ से पहले तो ब्रिटिशर्स को एक तरह से सेंडबैक दे दिया था कि वो उनसे नेगोशिएट कर सकते हैं एंड इस स्टेज पे उन्हें ला सकते हैं। एंड दूसरा, उन्होंने चंपारण में रह चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज, द इंग्लिश pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. चंपारण में ये कैंपेन चल रहा था, तब गांधी जी की एक डिवोटेड फॉलोअर जिनका नाम था चार्ल्स फ्रीयर एंड्रयूज उनसे मिलने आए। वो मिलने इसलिए आए क्योंकि उनकी ट्रांसफर होने वाली थी फिजी आइलैंड में। तो फिजी आइलैंड जाने से पहले वो एक बार गांधी जी से मिलना चाहते थे एंड उस टाइम पे जो लॉयर्स थे गांधी जी के, जितने भी फ्रेंड्स, उनको हेल्प कर रहे थे। चंपारण के एपिसोड में उन्होंने ये कहा कि क्यों ना हम चार्ल्स को अपनी तरफ रखें और इसका फायदा उठाएं। गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर कोई भी ब्रिटिशर्स जो उनका आदमी है हमारी साइड होता है, ऐसा करने से हमारी फाइट इक्वल नहीं रह जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि इससे हमारे पीजेंट्स खुद के लिए नहीं फाइट कर पाएंगे, वो डिपेंड हो जाएंगे चार्ल्स फ्रीयर पे, वो अब कभी भी खुद के लिए रिवॉल्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये फाइट इक्वल होनी चाहिए। इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने यही मैसेज दिया है हमें इस चैप्टर में, बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल दैट लोगों को अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए। With this, our video comes to an end. Kindly share your views about the chapter in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel.